हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 12th क्लास। मैं आपकी जॉन मैम बोल रही हूँ, ज्योग्राफी की मैम। एक बार फिर से बच्चों, मैं आप सभी बच्चों का ज्योग्राफी के इस ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग ज्योग्राफी का जो सेकंड बुक है उसका जो 4th लेसन है ना, पार्ट 4 मानव बस्तियाँ, ठीक है, इसका पहला भाग पढ़ेंगे। तो मानव बस्तियों में हम लोग जो मेन टॉपिक है वो हमारा मानव बस्ती क्या है, मानव बस्ती के प्रकार क्या हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें जो हमारा चैप्टर का नाम है ना, लेसन जो नेम है मानव बस्तियाँ, तो हमें पता होना चाहिए कि मानव बस्ती क्या होती है। शायद आप सब में से बहुत से बच्चों को मालूम भी होगा। तो बस्ती क्या होता है, किसको बोलते हैं? तो किसी भी प्रकार या आकार के जो घरों का समूह होता है जिसमें मनुष्य रहता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? मानव बस्ती। यानी मानव बस्ती का मतलब वो घर या मकान या अधिवास जिसमें किसका निवास पाया जाता है? मनुष्य का पाया जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मानव बस्ती। ठीक, मानव बस्ती आपने देखा होगा कि मनुष्य के जो घर है लोगों के, वो अलग अलग तरह के होते हैं ना, कई प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से मानव बस्ती के जो प्रकार हैं वो 2 हैं, है ना। कौन कौन से 2 हैं? पहला ग्रामीण बस्तियाँ और दूसरा है नगरीय बस्तियाँ। ठीक है, तो पहला है ग्रामीण बस्तियाँ। आप जानते हो, नाम से ही स्पष्ट है, ग्रामीण बस्तियाँ मतलब वो बस्तियाँ, वो अधिवास, वो मनुष्य का निवास जो कहाँ पाया जाता है? गांव में पाया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रामीण बस्तियाँ, है ना। और ग्रामीण बस्तियाँ जो होती है वो मुख्य रूप से क्या होती हैं? गांव में पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर लोगों का जो जीवन है वो कृषि या अन्य जो प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं ना, उन पर निर्भर होता है। इसलिए कृषि और प्राथमिक क्रियाकलापों में ये बस्तियाँ जो हैं वो विशिष्टता क्या कर लेती हैं? प्राप्त कर लेती हैं ना। तो ग्रामीण बस्तियाँ जो गांव में पाए जाते हैं, जहाँ लोगों का जीवन जो है वो ज़्यादातर कृषि और प्राथमिक क्रियाओं पर क्या होता है? निर्भर होता है। दूसरी बस्ती कौन सी है? ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्ती। नगरीय बस्ती क्या होगी? वो बस्ती जो कहाँ पाई जाती है? नगरों में पाई जाती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? नगरीय बस्तियाँ। और नगरीय बस्तियों में जो लोगों का जीवन है वो मुख्य रूप से द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों पर क्या होता है? निर्भर होता है। तो जहाँ पर लोगों का जीवन द्वितीयक और द्वितीयक मतलब जो विनिर्माण उद्योग वगैरह होते हैं, और तृतीयक वगैरह क्रियाएं जो होती हैं जिसमें संचार, परिवहन वगैरह आ जाते हैं, व्यापार वगैरह। तो जहाँ पर लोगों का जीवन किस पर निर्भर हो? द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों पर, उसको हम नगरीय बस्तियों के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं बच्चों, देखते हैं कि इन ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर क्या होता है ना। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रामीण बस्तियाँ। तो ग्रामीण बस्तियों में जैसे भी हमने बताया कि ज़्यादातर लोग जो हैं जीवन यापन करने के लिए या जो जीवन पोषण है उसके लिए वो या तो किस पर निर्भर होते हैं? हमारे प्राथमिक क्रियाकलापों पर, ठीक है, या अन्य जो प्राथमिक सेवाएं होती हैं जो गांव में होती हैं उन पर इनका जीवन क्या होता है? निर्भर होता है। तो ग्रामीण बस्तियों में जो लोगों का जीवन यापन है वो ज़्यादातर किस पर निर्भर है बच्चों?
भूमि पर आधारित जो प्राथमिक क्रिया है, जैसे कृषि और पशुपालन पर क्या होता है, निर्भर होता है। ठीक है। दूसरा है ग्रामीण बस्ती की जो विशेषता है वो है ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक संबंध बहुत घनिष्ठ होते हैं, है ना। सामाजिक संबंध घनिष्ठ का मतलब कि लोग जो हैं उनके आपसी संबंध बहुत अच्छे होते हैं, है ना। लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, है ना, एक दूसरे के दुख सुख में भाग लेते हैं। तो वहाँ का जो सामाजिक संबंध होता है बड़ा ही घनिष्ठ होता है, मित्रता वाला होता है। ठीक है। तीसरा है वो यहाँ की विशेषता कि ग्रामीण बस्तियाँ जो हैं वो परिवहन और संचार के माध्यमों से नगरीय बस्तियों से क्या यानी नगरों से क्या रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। ठीक है। चौथी विशेषता क्या है, ग्रामीण बस्तियाँ जो हैं नगरीय बस्तियों को यानी नगरों को भोजन और उद्योगों के लिए कच्चा माल क्या करती हैं, उपलब्ध कराती हैं। तो ये तो हो गए बच्चों ग्रामीण बस्तियों की विशेषता। अब चलते हैं हम लोग नगरीय बस्तियों की विशेषता। तो नगरीय बस्तियों की विशेषता क्या है, तो सबसे पहली विशेषता है नगरीय बस्तियां जो हैं वो ज़्यादातर विनिर्माण यानी उद्योगों पर तथा अन्य दूसरी विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर क्या होती हैं, निर्भर होती हैं। तो किस पर निर्भर हैं नगरीय बस्तियां, उद्योगों या अन्य प्रकार की जो विभिन्न सेवाएं होती हैं उन पर इनका जीवन क्या होता है, निर्भर होता है। ठीक है। दूसरी विशेषता क्या होती है, नगर जो होते हैं वो आर्थिक वृद्धि के क्या माने जाते हैं, नोड। ये नोड लिखा है, नामयोडा नोड, है ना। तो नगर जो है वो आर्थिक वृद्धि के नोड माने के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात मतलब ये है कि ये ना केवल नगर के निवासियों को, है ना, बल्कि ग्रामीण बस्तियों को भी आवश्यक सेवाएं क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। यानी नगरों को आर्थिक वृद्धि के नोड क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो नगर होते हैं वो न केवल नगर वासियों के ही, है ना, क्या करते हैं, ज़रूरतों को पूरा करते यानी उनको आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराते, बल्कि जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण बस्तियां हैं, उनको भी अपनी आवश्यक सेवाएं क्या करते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। अब आवश्यक सेवाएं में बहुत सारी निर्मित सामान है ना, कच्चा सामान है, निर्मित सामान है, अर्धनिर्मित सामान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है ना, परिवहन है। तो हर तरह की सेवाएं जैसे वो नगरों को उपलब्ध कराते हैं वैसे नगर जो हैं वो ग्रामीण बस्तियों को भी उपलब्ध कराते हैं। तीसरी विशेषता क्या है नगरीय बस्तियों की, वो ये है कि नगरीय बस्तियों में सामाजिक संबंध जो होता है बहुत ही औपचारिक होता है। क्यों औपचारिक होता है, यहाँ तो बड़ा घनिष्ठ संबंध रहता है ना, लोग मिलते हैं, बैठते उठते बातचीत करते, लेकिन यहाँ लोगों के पास सामाजिक संबंध में क्या है, औपचारिकता पाई जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नगरों में लोगों का जीवन जो है बहुत ही कैसा होता है बच्चों, बिज़ी लाइफ होती है ना, भाग दौड़ वाला जीवन होता है। तो उनके पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो बैठकर पड़ोसी से बात करें ना। तो नगरों में जो ज़्यादातर लोगों का जीवन है वो बहुत बिज़ी है, कामों में व्यस्त रहते हैं कि उनको ज़्यादातर तो बड़े बड़े शहरों में पता ही नहीं रहता है कि उनके बगल में पड़ोसी कौन है, पड़ोसी का नाम क्या है। कभी कभी तो वो पड़ोसी को जानते भी नहीं हैं, उसकी शक्ल तक नहीं देखे रहते हैं। तो नगरों में जो सामाजिक संबंध है बहुत ही औपचारिक इसीलिए पाया जाता है क्योंकि वहाँ लोग बहुत ही बिज़ी जो होते हैं, बिज़ी लाइफ जीते हैं, है ना। और यहाँ सामाजिक संबंध बहुत घनिष्ठ होते हैं। आप तो देखते होंगे ना, गाँव में जाते होगे तो लोग अपना पलंग डाल के आंगन में बैठ जाते हैं और सब किस्से कहानियाँ होती हैं, बातचीत। लेकिन गांव में, नगरों में ऐसा नहीं हो पाता। तो ये है बच्चों ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है, यानी दोनों की विशेषता। अब चलते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, है ना, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। तो भारत में ग्रामीण बस्तियां 4 प्रकार की पाई जाती है ना। पहली है गुच्छित या संकुलित या आकेंद्रित बस्तियां। दूसरी है अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां।
तीसरी है पल्लीकृत या पल्ली भी बोलते हैं, पल्ली बस्तियाँ। चौथी है परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्तियाँ। तो अब चलते, सबसे पहला है गुच्छित या संकलित। गुच्छित का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? गुच्छित का मतलब होता है एक जगह, है ना, पास पास, निकट निकट, या एक गुच्छे के समान। तो यहाँ घर जो होते हैं इस प्रकार की बस्ती में, गुच्छित बस्ती में घर जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? एकदम सटे सटे होते हैं, पास पास होते हैं, है ना। इसलिए इनको बोला गया है गुच्छित, है ना। गुच्छित का मतलब एक जगह पास पास घर होते हैं। तो गुच्छित बस्तियाँ इसीलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इसमें घर या मकान बहुत सटे सटे होते हैं, पास पास होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं? गुच्छित होते हैं। गुच्छित का मतलब गुच्छे के रूप में होते हैं, ठीक है। इस प्रकार की बस्ती की दूसरी खासियत विशेषता है कि इस प्रकार की बस्तियों का जो प्रतिरूप होता है या प्रारूप होता है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैटर्न। तो जो प्रतिरूप या पैटर्न होता है वो कैसा होता है? आयताकार होता है, आर्य होता है और रैखिक प्रतिरूप होता है। 3 तरह के प्रतिरूप इन बस्तियों के गांव में पाए जाते हैं, आयताकार, आर्य और रेखीय। रेखीय प्रतिरूप उसको बोलते हैं बच्चों जब, है ना, एक लाइन में घर बने होते, जैसे ये सड़क है, ठीक है, और सड़क के किनारे मकानों का जब एक लाइन से या रेखा में क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं रेखीय प्रतिरूप। और आर्य प्रतिरूप में क्या होता है? जब कई सड़कें एक दूसरे को क्या होती हैं? एक जगह काटती हों और मिलती हों एक जगह आकर, और उनके चारों तरफ किनारे किनारे क्या हो जाए? मकान बन जाए, घर बन जाए। तो इस तरह की बस्ती को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? आर्य प्रतिरूप। ये रेखीय है ना। ये कौन सा प्रतिरूप है? रैखिक, इसको रेखीय भी बोला जाता है, ठीक है। और ये कौन सा प्रतिरूप है? आर्य। आयताकार प्रतिरूप, ये किसी पानी के स्रोत के पास, मान लीजिए कोई तालाब है या जलाशय है, इसके चारों ओर जब घर बन जाते हैं, मकान बन जाते हैं इस तरह से ना, तो उसको हम बोलते हैं आयताकार प्रतिरूप। तो आयताकार प्रतिरूप या इस, है ना, तो इस तरह के प्रतिरूप जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर पाए जाते हैं? ग्रामीण बस्तियों में। तो रेखीय, आयताकार और आपका आर्य प्रतिरूप। इस प्रकार की बस्ती ज़्यादातर भारत में वहाँ पाई जाती है जहाँ उपजाऊ जलोढ़ मैदान है, यानी जहाँ उपजाऊ मैदान है वहाँ पाई जाती है। और मध्य भारत में जो हमारा बुंदेलखंड है वहाँ पाई जाती है, और पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड में इसी तरह की गुच्छित बस्तियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं बच्चों? ये हमारे मैदानी भागों में, है ना, मैदानी भागों में, और मध्य भारत में बुंदेलखंड और नागालैंड में। अब आता है अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियाँ। अर्धगुच्छित को विखंडित भी बोला जाता है। अर्धगुच्छित बस्तियाँ तब बनती हैं जब किसी बड़े, है ना, किसी बड़े संहत गांव से पृथक अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप ये बस्ती क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। कब कैसे बनते हैं ये बस्तियाँ? इस प्रकार की बस्तियाँ किसी बड़े गांव से पृथक या विखंडन के परिणाम स्वरूप क्या होती हैं? बनती हैं। मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा गांव है, ठीक है, ठीक, एक बहुत बड़ा गांव है और घना गांव है। इस गांव में, है ना, एक भाग इसका क्या हो गया? अलग हो गया, है ना।
इस बड़े गांव से एक भाग क्या हो गया, या एक वर्ग जो है यहाँ से निकल कर क्या हो गया, अलग बस गया। ठीक है, अलग बस गया। यानी इस बड़े गांव से एक वर्ग, वो वर्ग क्या हो सकता है, निम्न कार्य करने वाला वर्ग भी हो सकता है, दलित वर्ग भी हो सकता है, जो अपनी इच्छा से भी आ सकता है इस गांव को छोड़कर बाहर, या कोई दबंग, है ना, कोई दबंग जो है वो दबाव डालकर इनको इस बड़े गांव से क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तब जब इस प्रकार की बस्ती बन जाती है, किससे अलग होकर, किसी बड़े गांव से या बस्ती से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है ना। और तब इस बस्ती को हम क्या बोलते हैं, अर्ध गुच्छित या विखंडित बस्ती। विखंडित या अर्धगुच्छित इसलिए बोला क्योंकि ये किससे अलग हुई, एक बड़े गांव से, एक बड़ी बस्ती से क्या हुई, अलग हुई। ये कैसे बनी, या तो यहाँ से ये लोग अपनी इच्छा से यहाँ से निकलकर यहाँ बस गए, या फिर इस गांव के जो दबंग लोग थे उन्होंने दबाव डालकर इस वर्ग को यहाँ से बाहर निकाल दिया, और ये उस बड़े गांव से अलग किनारे क्या हो जाते हैं, बस जाते हैं। तो ये गांव में जो है वो जो दबंग लोग होते हैं उनका क्या हो जाता, कब्जा हो जाता है, और जो निम्न कार्य करने वाले जो दलित लोग हैं वो गांव के बाहर क्या हो जाते हैं, एक किनारे अपनी बस्तियां बना लेते हैं। तो इस प्रकार की बस्ती से जो किसी बड़े बस्ती से क्या होती है, अलग होकर बनती है, उसको हम बोलते हैं अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां। ठीक है, तो इस प्रकार की बस्तियां जो हैं किसी बड़े संहत गांव से पृथक यानी अलग होकर या विखंडन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ठीक, इस प्रकार की ग्रामीण बस्ती या समाज का एक वर्ग जो है या तो स्वेच्छा से या बलपूर्वक मुख्य गांव से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, इसमें जो समुदाय जो क्या कहते हैं, दबंग जो समुदाय है वो ज़मींदार भी कह सकते हैं, वो इस गांव के केंद्र भाग में रहने लगता है, जबकि जो निम्न कार्य करने वाला है ना, निम्न कार्य करने वाला जो वर्ग है वो गांव के बाहरी हिस्से में क्या होने लगता है, रहने लगता है। तो इसको इसीलिए बोला जाता है अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां। इस प्रकार की बस्तियां भारत में कहाँ पाई जाती हैं, तो इस प्रकार की बस्तियां भारत में गुजरात और राजस्थान में पाई जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी बस्ती कौन सी है, पल्ली बस्तियां। पल्ली बस्तियां जो है ये क्या होती हैं, तो पल्ली बस्ती जो होती है, इस प्रकार की बस्ती भौतिक रूप से अनेक भागों में बढ़ने के कारण बन जाती है ना। भौतिक रूप से अनेक या दो भागों में बंटने पर क्या होती है, बनती है, लेकिन इनका नाम क्या होता है, वो ही होता है, इनका नाम एक ही रहता है। ठीक, मान लीजिए बच्चों ये आपकी एक बस्ती है। ठीक है, इस बस्ती के बीच में भौतिक रूप क्या है, मान लीजिए एक नदी है ना, ये नदी इस गांव के बस्ती के बीच से जा रही है। ठीक है, और इधर भी गांव बस्ती है, इधर भी बस्ती है। ठीक है, ये घर हैं दोनों तरफ। अब इस नदी ने इस बस्ती को दो भागों में बांट दिया ना। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, लेकिन इसका नाम क्या है बच्चों, बट तो गया दो भागों में, लेकिन इसका नाम जो इधर वाले हिस्से का नाम है वही नाम इधर वाले हिस्से का। मान लीजिए कोई गांव है, मान लीजिए कोई गांव है आपका उत्तर प्रदेश का कोई गांव है जिसमें बीच से नदी जा रही है। ठीक है, कोई बीच से नदी जा रही है, मान लीजिए इस गाँव का नाम है ना आपका लक्ष्मणपुर या कल्याण गांव कुछ भी है, लक्ष्मणपुर मान लीजिए गांव है
है ना। अब बीच से नदी जा रही है, नदी ने इस गांव को 2 भागों में बांट, इस लक्ष्मणपुर गांव के 2 भाग हो गए। अब इधर वाला भाग अगर लक्ष्मणपुर कहलाएगा तो इधर वाला भाग भी क्या कहलाएगा, लक्ष्मणपुर ही कहलाएगा। तो इस प्रकार के जो गांव होते हैं जिसको कोई नदी बीच से क्या कर देती है या कोई भौतिक रूप क्या कर देता है, अनेक भागों में या 2 भागों में बांट देता है, लेकिन उनका नाम एक ही रहता है, तो ऐसी बस्ती को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पल्ली बस्तियाँ। क्या बोलते हैं, पल्ली बस्तियाँ बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार की बस्ती को भी स्थानीय भाषा में कई नामों से जाना जाता है, जैसे पान्ना, पाड़ा, पाली, नांगला और ढाड़ी, इन नामों से जाना जाता है। तो अलग अलग भागों में इनको अलग अलग नामों से, पल्ली बस्तियों को नामों से जाना जाता है। इस प्रकार की बस्ती भारत में कहाँ पाई जाती है, इस प्रकार की बस्ती भारत में जो हमारा मध्य और निम्न गंगा का जो मैदान है, यानी जो अपनी गंगा का मैदान है, वहाँ छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में, है ना, इस तरह की पल्ली बस्तियां जो है वो पाई जाती हैं। तो पल्ली बस्ती समझ में आ गया। अब चलिए चौथी बस्ती कौन सी है, परिक्षिप्त बस्ती। इसको एकाकी बस्ती भी बोलते हैं। परिक्षिप्त या एकाकी का मतलब होता है ऐसी बस्तियां जिसमें घर या झोपड़ियां क्या हों, दूर दूर हों, काफ़ी दूर दूर, यानी अकेला। जैसे मान लीजिए एक घर यहाँ है ना, तो दूसरा घर यहाँ है। ठीक है, इस तरह से। तो इस तीसरा घर इतनी दूर, है ना। तो इस तरह की बस्तियों को बोला जाता है क्या, परिक्षिप्त। इसमें घर क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, बिखरे हुए होते हैं और अकेले अकेले होते हैं। एकाकी का मतलब अकेले अकेले, तो इसलिए इसको बोला था परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियाँ। ठीक है, इस प्रकार के घर कहाँ पाए जाते हैं, इस प्रकार के घर भारत में मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में पाए जाते हैं। तो मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल और केरल के अनेक भागों में परिक्षिप्त यानी एकाकी बस्तियां पाई जाती हैं। तो समझ में आ गया बच्चों। तो ये हो गई हमारी बस्तियां। कितनी प्रकार की बस्तियां पढ़ी, 4 प्रकार की। गुच्छित जिसमें घर सटे सटे होते हैं, पास पास होते हैं। अर्धगुच्छित जिसमें, है ना, किसी बड़े गांव से या बस्ती से एक वर्ग क्या हो जाता है, छोड़कर अलग बस जाता है। ठीक है, अलग हो जाता है। तो इस प्रकार के जो बस्ती बनती है इसको हम बोलते हैं अर्धगुच्छित। पल्लीकृत क्या होता है, इसमें कोई भौतिक रूप या वो नदी, है ना, किसी बस्ती को 2 भागों में या अनेक भागों में क्या कर देती है, बांट देती है, लेकिन उनका नाम एक ही रहता है। जैसे मैंने बताया कि इस बस्ती के गांव अगर लक्ष्मणपुर है तो इसका नाम लक्ष्मणपुर ही रहेगा, बदलेगा नहीं ना, इधर वाले का भी इधर वाले का। ठीक है, और पल्लीकृत के बाद परिक्षित में इसमें घर दूर दूर होते हैं, अकेले होते हैं, इसलिए इसको परिक्षित या एकाकी बस्तियां कहा जाता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। अब अगला भाग इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, इसको कर लीजिएगा। गृह कार्य में विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के लक्षणों की विवेचना कीजिए। एक ही प्रश्न है, विस्तृत प्रश्न है ये। विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के लक्षणों की विवेचना कीजिए। तो इसमें भी हमने जो 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के प्रकार पढ़े ना, इसका आपको वर्णन करना है। तो पहले इसको आंसर लिखने के पहले आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ग्रामीण बस्ती किसको कहते हैं। पहले ग्रामीण बस्ती क्या है वो लिखिएगा, फिर ग्रामीण बस्तियों के जो 4 प्रतिरूप अभी हम लोगों ने पढ़े हैं उसका आप वर्णन कीजिएगा। ठीक है।
और चित्र भी बना सकते हैं। जो मैंने चित्र बनाए हैं तो चित्र भी आप बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों।